फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मैप टॉपिक का रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट मैप क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे मैप क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब को एक साथ हम आज रिवाइज करेंगे। और यह वीडियो आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो मैप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना होगा और उस मैप में आपको जो विभिन्न स्टेट दिए हैं, जैसे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, सबसे नीचे बाईं साइड में केरला और जो राइट साइड में है वो तमिलनाडु है और एकदम सेंटर में मध्य प्रदेश है और सबसे वेस्टर्न पार्ट यानी सबसे पश्चिम में गुजरात है और बांग्लादेश के एकदम पश्चिम में वेस्ट बंगाल है। ऐसे आप 3-4 मेन जो लोकेशंस के स्टेट हैं उनको याद करके उनके आसपास वाले फिर आप धीरे धीरे याद कर लेंगे। इसको याद करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप एक बार 2-3 बार इस मैप को अच्छे से देखिए, फिर इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लीजिए, ब्लैंक मैप, और उसमें इन स्टेट्स के नाम लिखना शुरू करें। आप 4-5 मैप का रिवीजन करेंगे तब तक आपको स्टेट्स की लोकेशन पता चल जाएगी। जब तक आपको स्टेट की लोकेशंस पता नहीं है तब तक आप मैप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह काम करेंगे। जैसे ये हमारे पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, ब्लैंक है। इसमें हमें ऐसे दिया गया कि इसमें आप राजस्थान को लोकेट करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान है का, तो हम इसमें जैसे हमने ऊपर देखा था सबसे बीच में एमपी यानी मध्य प्रदेश और सबसे वेस्ट में गुजरात, इसको शॉर्ट में लिखते था तो जीजे, और उसके ऊपर है ये राजस्थान, आरजे यानी राजस्थान है। इस प्रकार हमें इसका पता चल गया। तो आपको याद होगा जो टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 यानी 1973, उसमें सरिस्का राजस्थान में भी एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो ऐसे आ जाएगा मैप में कि सरिस्का को पॉलिटिकल मैप में लोकेट करो यानी उसकी स्थिति दिखाओ। तो सरिस्का अलवर में, तो ये लगभग आपको यहाँ पर पड़ेगा। तो ये हम ऐसे करके दिखा देंगे सरिस्का जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा मैप का, उसमें जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड सम इंटरनल एयरपोर्ट्स, यानी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है और फिर विमानपत्तन यानी अपने हवाई अड्डे, उनको हमें देखना है। तो पोर्ट का मतलब हो गया बंदरगाह और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अब हम फटाफट देखते हैं कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भारत में। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर देखो, हमें पंजाब को लोकेट करना आ जाता है कि अमृतसर हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमृतसर पंजाब में, तो पंजाब में ये पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ यहाँ पर अमृतसर हवाई अड्डा है। तो ये ऐसे दिखा करके हम इस पे लिख देंगे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम जो है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका पूरा नाम है, दिख नहीं रहा था। तो इसका अन्य नाम भी है, अगर वो आ जाता है तो आप कर सकते हैं। इसका पुराना नाम था सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नाम था इसका। अब इसका नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। तो हमें पता चल गया कि हम जो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम आएगा तो अमृतसर। उसके बाद में दिल्ली यानी दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद में महत्वपूर्ण एयरपोर्ट सब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको, ये दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली की जो लोकेशन है आप हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ से राजस्थान खत्म होकर के हरियाणा की जो शुरू होती है लोकेशन, उसमें थोड़ा ऊपर चलने के बाद यहाँ पर दिल्ली की लोकेशन है।
उसके बाद में कोलकाता में एयरपोर्ट है, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। और जो मुंबई में एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम नहीं दिया गया लेकिन आप याद रख लें अगर आ सकता है, तो इसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है वो कहाँ पर है, हैदराबाद। उसके बाद में एयरपोर्ट है वो है देखो तिरुवनंतपुरम, जो केरला की राजधानी है, वो नीचे है केरला के में एकदम, जहाँ से तमिलनाडु की सीमा के ऊपर, तो यहाँ पर है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद में जो एयरपोर्ट है वो है चेन्नई एयरपोर्ट, जिसमें है मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट, जो है चेन्नई में। तो मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट को आपको हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि भारत के मैप पर लोकेट करो, तो मीनाम्बक्कम नाम आते ही आपको चेन्नई नाम आते ही, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो नीचे का जो हमने पहले बात करी थी, सबसे नीचे का राइट साइड वाला ये तमिलनाडु TN, तो उसमें ऊपर की साइड में चेन्नई, जहाँ से ये जो कोस्टल लाइन है उस पर आंध्र प्रदेश के बाद में जो तमिलनाडु शुरू होता है, वो कोस्टल लाइन पर थोड़ा चलने के बाद ही तमिलनाडु, ये अपना चेन्नई इसकी राजधानी आती है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, तो फटाफट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं। तो दीनदयाल पोर्ट जो है वो गुजरात में, और हमने देखा था कि भारत के पार्टीशन यानी विभाजन के बाद में जो कराची एयरपोर्ट है वो चला गया था पाकिस्तान में, तो जो उस तरफ का व्यापार था वो होने लगा भारत में। कराची एयरपोर्ट वाला वो दीनदयाल पोर्ट से। तो ये है कच्छ जो गुजरात में, वहाँ पर ये दीनदयाल पोर्ट है। उसके बाद में जो है एक कांडला पोर्ट भी है गुजरात में, उसका नाम है कांडला पोर्ट। बाद में जो मुंबई में जो पोर्ट है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और मुंबई पोर्ट भी है, 2 पोर्ट है वहाँ पर। तो मुंबई पोर्ट का जो उसके ऊपर प्रेशर था वो कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। उसके बाद में मैंगलुरु मरमगोवा पोर्ट, ये कहाँ पर है, गोवा में। न्यू मैंगलुरु ये कर्नाटका में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटका। उसके बाद में कोच्चि, तूतीकोरन, ये ध्यान रखना है कि तूतीकोरन जो है वो ईस्टर्न घाट्स पर है, यानी भारत के पूर्वी जो ये बे ऑफ बंगाल है उस साइड में, ये यहाँ पर है तूतीकोरन एयरपोर्ट, ये तमिलनाडु में है। तो तूतीकोरन एयरपोर्ट की लोकेशन अगर आ जाती है तो आपको उसको तमिलनाडु में नीचे की तरफ दिखाना है। उसके बाद में विशाखापत्तनम पोर्ट, और बाद में पारादीप पोर्ट, ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पारादीप पोर्ट की लोकेशन या पारादीप पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है। तो पारादीप पोर्ट जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा में, ध्यान रहे। तो ये, और जो कलकत्ता पोर्ट है वो हल्दिया में स्थित है, कलकत्ता पोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको देखना है, आपका एक भी गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद में हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है वो है मेजर रिवर्स एंड डैम्स, यानी मुख्य जो नदियां हैं और बांध है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारे NCERT कोर्स में जो नाम दिए गए हैं कि डैम्स, वो बहुत ज़रूरी है। मैप में अलग से भी दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे मेजर डैम्स हैं उनके नाम जो उसमें दिए हुए हैं बुक में, वो सबसे पहले हमें देखने हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट्स आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट में सबसे पहले आपका आएगा भाखड़ा नांगल। ये जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। तो आपको इसको एकदम हिमाचल के अंदर पंजाब के बॉर्डर पर कर देना है इसको, भाखड़ा नांगल बांध को। और उसके बाद में जो अन्य इम्पोर्टेंट, और ये कौन सी नदी पे, ये आपको क्वेश्चन साथ में बता देता हूँ। ये है सतलुज नदी पे, सतलुज नदी पर है ये, जिसको हिंदी में आप लिख देंगे सतलज। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखिए, हीराकुंड। तो हीराकुंड पोर्ट जो है, पोर्ट नहीं, बांध, ये जो है वो महानदी पर ओडिशा में, कहाँ पर, ओडिशा।
राज्य में है, ओडिशा में, ध्यान रहे। अगला फिर देखते हैं जो नागार्जुन सागर जो डैम है वो जो है आंध्र प्रदेश में है, एपी में, और ये कृष्णा नदी पर है। किस पर? कृष्णा नदी पे। उसके बाद में जो मेन पोर्ट है वो है, पोर्ट नहीं, डैम, सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है। किस में? गुजरात में, और वो नर्मदा नदी पर स्थित है। और राजस्थान के जो चंबल नदी है उसके ऊपर भी 3 डैम बनाए गए, जिसमें गांधी सागर जो कि गुजरात में है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है। तो गांधी सागर ये एमपी में है, अगर गुजरात में मुंह से निकल गए तो उसको आप करेक्ट कर लें। गांधी सागर जो डैम है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, और कोटा बैराज भी चंबल नदी पर राजस्थान में है। ये चंबल नदी पर स्थित है। एक लास्ट जो डैम है उसको बता देता हूँ मैं आपको, वो है टिहरी डैम। ये भागीरथी नदी पर है। कौन सी पर? भागीरथी नदी, और ये है उत्तराखंड में। इसको शॉर्ट में यूके लिख देता हूँ मैं, उत्तराखंड में। तो ये हो गया अपना टॉपिक मेजर रिवर्स एंड डैम्स। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है पावर प्लांट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन, उसके लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं पावर प्लांट्स। तो मेजर जो पावर प्लांट्स है उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो पावर प्लांट्स में सबसे पहले हम नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट देखेंगे, यानी नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो रेड ट्रायंगल में दिए हुए हैं, उनको हम फटाफट देख लेते हैं। उसमें आपको याद रखना ऐसे आ जाएगा कि नरोरा पावर प्लांट को लोकेट करो, या नरोरा पावर प्लांट किस प्रकार का है। तो उसमें आ जाएगा तापीय, नाभिकीय। तो आपको ध्यान रखना है, इनको एक जगह लिख लेना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसको इधर लिख देते हैं नंबर 1 नरोरा, NARAURA, नरोरा पावर प्लांट। तो नरोरा जो पावर प्लांट है ये यूपी में, ध्यान रहे आपको, किस में है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में रावत बाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा है, ये भी एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो ये हो गया आपका राजस्थान में। तो रावत बाटा। और उसके बाद में नंबर 3 पे जो प्लांट है, हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इधर। उसके बाद में काकरा पारा। क्या है? काकरा पारा। ये कहाँ पर है? काकरा पारा जो है ये गुजरात में है। किस में? गुजरात। और नंबर 4 पे जो है वो है कैगा। जो कैगा पावर प्लांट है वो कर्नाटका में, कर्नाटक, ये भी नाभिकीय पावर प्लांट है। और नंबर 5 पे आप कर लेंगे कल्पाकम। ये है तमिलनाडु में, TN शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, तमिलनाडु। तो ये आपको पावर प्लांट्स, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल एकदम याद कर लेने हैं कि नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतबाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक और कल्पाकम तमिलनाडु। और इनकी लोकेशन आप थोड़ी देख लेंगे कि कल्पाकम है वो चेन्नई के पास ही है एकदम। फिर जो आते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट वो पावर प्लांट होते हैं जिसमें ताप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी कोयला जला करके इलेक्ट्रिसिटी, कोयला या गैस जला करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में हम देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट नंबर 1 कौन सा हो सकता है इसमें, 1 नंबर पे। तो इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट बरौनी बिहार में, हिंदी में लिखा हुआ है, ये बिहार कर देता हूँ मैं, बरौनी बिहार। तो बरौनी ये हो गया आपका बिहार। उसके बाद में आप याद रखेंगे नामरूप डिब्रूगढ़ में है ये, नामरूप डिब्रूगढ़ असम में है ये। और उसके बाद में तलचर, 3 में तलचर कहाँ पर है? ओडिशा में, इनको आप नोट कर लेंगे। और नववेली बहुत इंपॉर्टेंट है,
नववेली जो तापीय ऊर्जा ग्रहण थर्मल पावर प्लांट है वो है तमिलनाडु में, नववेली। ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। तो ये हो गया अपना मुख्य जो न्यूक्लियर और थर्मल यानी नाभिकीय और तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक जो अपना है वो है सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, कि ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसमें आप सब की ज़रूरत नहीं, उसमें आप देख सकते हैं कि नोएडा जो है वो यूपी में, दिल्ली के पास ही है एकदम। आप इसकी लोकेशन यहाँ दिखाएंगे, जयपुर राजस्थान में हो गया। और उसके बाद में हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में, अभी तेलंगाना की राजधानी है तो उसको तेलंगाना भी आप कर सकते हैं। और मैसूर ये आपका हो गया कर्नाटका में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए। अब हम देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो पुराने टाइप के एनर्जी पैदा करने वाले स्रोत होते हैं, रिसोर्स होते हैं, जैसे कि तापीय बिजली, की ताप से बिजली बनाते हैं, हाइडल जो पानी से बिजली बनाते हैं, और ये सारे किस में आ जाते हैं, कन्वेंशनल बिजली में आ जाते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल वाले जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें देखो कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर नेचुरल गैस रिजर्वायर्स। तो ये जैसे कोयला होता है वो भी कन्वेंशनल में आता है, कि जो रिन्यू नहीं होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और ये पुराने जो तरीके हैं बिजली पैदा करने के। और उसमें दूसरा आ जाता है आपका ऑयल, जिसमें आपके नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये सारे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑयल फील्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है। तो मोरान, हम इससे शुरू करते हैं सबसे पहले। तो डिगबोई इंडिया का सबसे पुराना तेल का कुआं है जो कि असम में है, डिब्रूगढ़ में के आसपास है। तो डिगबोई हो गया असम में। क्या नाम है? नंबर 1 डिगबोई। डिगबोई ये असम में है। और इसके साथ में असम में जो अन्य है वो है नाहरकटिया, नाहरकटिया, और दूसरा है मोरान, मोरान, ये आपके असम में हो गए। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान में भी अभी है लेकिन इसमें नाम नहीं है। उसके बाद में गुजरात में आता है कलोल। तो 2 नंबर पे कर देते हैं कलोल, कहाँ पर? गुजरात। और अंकलेश्वर, दूसरा क्या है? अंकलेश्वर, गुजरात। और हजीरा, गुजरात, ये गुजरात में हो गए। अब ये जितने भी हमने गिने ये सारे के सारे जो हैं वो ऑन शोर है, यानी ये भूमि के ऊपर है, इनको भूमि पर है, इसको ऑन शोर बोलते हैं। ऑन शोर ऑयल फील्ड से। अब ऑफ शोर ऑयल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के 2 ऑफ शोर ऑयल फील्ड के नाम बताओ। तो इसमें ऑफ शोर यानी जो समुद्र के पानी के अंदर तेल के कुएं खोदे गए हैं उनको बोलते हैं ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स। उसमें नंबर 1 पे आता है बसेन। तो नंबर 1 बसीन, और नंबर 2 में जो आएगा वो है मुंबई हाई, मुंबई हाई। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों समुद्र में है, बसीन और मुंबई हाई। उसके बाद में जो आते हैं कि कोल माइंस, कोल यानी कोयले की खदानें कहाँ कहाँ पर है। कोल माइंस में आप याद करेंगे कि महत्वपूर्ण जो है रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में बोकारो, झरिया जो कि आपके झारखंड में है, JK बोल देते हैं झारखंड को। और सिंगरौली जो है वो MP में है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, इसको मैं CH कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ में है। और तलचर जो है वो ओडिशा में है। और सिंगरेनी जो है वो है आंध्र प्रदेश में, यानी AP में।
अब इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। जो मेन कोल माइंस है उनकी एक याद करने का मैंने तरीका लिखा है, वो आप इसको नोट कर लें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल की रानी, यानी रानी से आ गया रानीगंज। बंगाल की रानी, झारखंड का झुमका और ब्रेसलेट। तो बंगाल की रानी है, झारखंड का झुमका और ब्रेसलेट पहनकर ओडिशा टीचिंग करती है। ओडिशा में क्या करती है? टीचिंग करती है। तो झुमका पहनकर ओडिशा में, इधर में कर लें, टीचिंग करती है। तो टीचिंग से हो गया कल्चर। टीचिंग से क्या बन गया? तो इसमें देखो, बंगाल की रानी, रानी मतलब रानीगंज। कहाँ की? बंगाल की, तो रानीगंज बंगाल में हो गया। झारखंड का झुमका, तो झुमका यानी झारिया कहाँ का हो गया? झारखंड। और ब्रेसलेट यानी बोकारो, ये तो झारिया और बोकारो कहाँ के हो गए? झारखंड के। और पहनकर ओडिशा टीचिंग करती है, तो ओडिशा में टीचिंग करती है, यानी ओडिशा में क्या करती है? टीचिंग मतलब कल्चर। तो ये एक्रोनिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है कि बंगाल की रानी यानी रानीगंज वेस्ट में, बंगाल की रानी झारखंड का झुमका पहनकर ओडिशा में टीचिंग करती है। तो ये आप याद रख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट कोल माइंस कौन सी होगी? रानीगंज, बोकारो, झरिया, तलचर, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार अगर आप देख लेंगे कोल माइंस में कौन कौन सी, एक तो रानीगंज, 2 नंबर पे आप झरिया हो गया और बोकारो हो गए। ये दोनों कहाँ हो गए? झारखंड में। रानीगंज हो गया आपका वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। बोकारो आपका जेके यानी झारखंड में। और 3 नंबर पे आप याद कर लेंगे तलचर। तलचर कहाँ पर? ओडिशा में। तो ओडिशा हो गया आपका तलचर। तो इस प्रकार हमारा कोल फील्ड्स, कोल माइंस, और ये कोल फील्ड्स है जिसमें छोटा नागपुर का पठार भी इसमें आता है। नेक्स्ट जो है अपना, वो है इम्पोर्टेंट मिनरल्स। तो इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो हैं उनको हम फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनको हमें देखना है। तो आयरन और फील्ड्स यानी लोह अयस्क फील्ड कहाँ कहाँ पर है? क्षेत्र लोह अयस्क, और फिर है आयरन और हो गए, लोह अयस्क फील्ड हो गए, और लोह अयस्क जो खदानें हैं वो होगी खाने, आयरन और फिर बॉक्साइट और माइका यानी अभ्रक हो गया, और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये हम देखते हैं फटाफट। तो पहले हम देखेंगे कि आयरन ओर कहाँ कहाँ पर है। तो आयरन ओर देखने के लिए हम देखते हैं कि मयूरभंज जो कि आपका ओडिशा में है, उसके बाद में केंदुझार, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? मयूरभंज और केंदुझार, ये ओडिशा में है। और उसके बाद में सिंहभूम जो है वो है झारखंड में। तो सिंहभूम इसमें दिखाया नहीं है, झारखंड में है। बेलाडीला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेलाडीला आयरन ओर की जो है खान है, और ये कहाँ पर है? ये है आपकी बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। और इस पहाड़ी का जो आकार है वो बैल के जैसे है, इसलिए इसको बेलाडीला कहते हैं। उसके बाद में आपका बेलारी, उसके बाद में जो जितने भी है ये सारे के सारे हैं कर्नाटका में। किसमें? कर्नाटका में देखो कौन से है? बेलारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, तुम्बाकुरु और चिकमंगलुरु, ये सारी की सारी किसमें है? कर्नाटक में है। तो देखते हैं इनको इधर से हम। सिंहभूम जो है झारखंड में, मयूरभंज और केंदुझार ओडिशा में है, बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और तामाकुरु कर्नाटका, कुद्रेमुख ये बेलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तामाकुरु ये कर्नाटका में है, कुद्रेमुख भी कर्नाटका में है, और रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में। इसको याद करने के लिए आप एक तरीका काम में ले सकते हैं कि बाबा रात में सोता। तो बाबा रात में सोता, तो BA से सबसे पहले हो गया बेलारी। क्या हो गया? बेलारी। हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखे हुए सबके नाम। तो बेलारी हो गया या बेलारी, और बाबा, फिर दूसरे से हो गया बेलाडीला।
बेला डीला। तो बाबा तो बेला डीला, बेलारी, रात यानी रत्नागिरी, रत्नागिरी में मतलब मयूर, मयूरभंज में सोता मतलब सौ से इसमें सिंहभूम। इस प्रकार आप 5 खानों के नाम याद रख सकते हैं कि बाबा रात में सोता यानी बेलारी, बेलाडीला, रत्नागिरा, मयूरभंज और सिंहभूम, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं कि और कौन सी है। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट के जो मुख्य उत्पादक है वो है कटनी, ये एमपी में है। अमरकंटक ये एमपी में है। और उसके बाद में आता है माइका। माइका का आप बिल्कुल याद रखेंगे कि माइका कहाँ कहाँ पर होती है। तो कोडरमा और गया हजारीबाग, ये दोनों जो है वो झारखंड में है। बेल्ट है ये, गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड में है। तो कोडरमा और गया हजारीबाग का संबंध जो है ये है झारखंड से। और नेल्लोर की जो है वो है आंध्र प्रदेश। अब नेल्लोर आंध्र प्रदेश, ये नेल्लोर देखो कई बार पूछा जाता है, ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या है, माइका की यानी अभ्रक, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले भी देख लें, अभ्रक। तो अभ्रक जो है उसका कहाँ पर है, नेल्लोर में भी है। अब देखते हैं हम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहाँ पर है, अमरकंटक, अमरकंटक देखो यहाँ पर है, ये एमपी में है। और कटनी ये भी एमपी में है। और बघाट ये जो है बालाघाट, ये भी एमपी में। तो बॉक्साइट के अमरकंटक, कटनी, बालाघाट एमपी। ओडिशा में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा किसका, बॉक्साइट का। और माइका का जो है वो झारखंड हो जाता है। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर की बालाघाट माइंस जो एमपी में है वो कॉपर के लिए भी है, बालाघाट। खेतरी माइंस राजस्थान में है, वो भी राजस्थान में, यहाँ पर झुंझुनू के आसपास है, ये यहाँ पर है। तो खेतरी माइंस कहाँ पर हो गई, राजस्थान में। ये भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, कॉपर के लिए। सिंहभूम जो है झारखंड में वो भी कॉपर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो जो इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स है उसको भी हम देख लेते हैं। तो बोकारो और जमशेदपुर जो है झारखंड में आयरन और स्टील प्लांट्स है। और ये जो है बुरहानपुर है, बुरहानपुर बोलते हैं। और दुर्गापुर ये के आगे बंगाल में। और भिलाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। विजयनगर विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और भद्रावती जो है वो हो गया आपका कर्नाटका में के ए। अब आप मेजर सॉइल टाइप्स भी दे सकते हैं कि मृदा के प्रकार, मृदा। तो मृदा अगर हम देखते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है फॉरेस्ट और माउंटेनियस जो मृदा है, यानी जो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पहाड़ी मृदा जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका JNK में हो गया, उत्तराखंड हो गया, और उसके साथ में हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उसके बाद में थोड़ा सिक्किम में, और फिर जो है ये आपका हो गया हिमालय के जो पूर्वी हिमालय, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब हम देखते हैं कि एलुवियल, एलुवियल मतलब जो जलोढ़ मृदा होती है, हिंदी वाले देख लें, जलोढ़ मृदा, कच्छारी मृदा बोलते हैं जिसको। तो ये आपके गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र दोआब में भी ये पाई जाती है। और ये फिर आपके यहाँ इस एरिया में भी है। और कुछ जो पूर्वी मैदान है, कोस्टल मैदान, उनमें भी पाई जाती है। उसके बाद में ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल जो है तो मुख्यतः आपका MP हो गया, और MH यानी महाराष्ट्र हो गया, और कुछ क्षेत्र कर्नाटक का हो गया, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। गुजरात में भी थोड़ी है ये, यहाँ पर ये GJ हो गया। तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, ब्लैक मृदा। इसको रेगुर मृदा भी बोलते हैं। क्या, रेगुर मृदा या रेगर मृदा लिखा हुआ है NCERT में, रेगर मृदा। ये कॉटन की खेती यानी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम देखते हैं लेटराइट। लेटराइट जो मृदा होती है
ये होती है पहाड़ों से क्या है, जो धुल धुल के मृदा नीचे आती है वो लेटराइट मृदा होती है। उसमें आप देखेंगे जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे ये हो गए आपके, जिसमें कुछ निचली पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसमें ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, और ये आपके ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, और ये कर्नाटक, तमिलनाडु इनका, और ये वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। एरिड यानी रेतीली मृदा। कौन सी? जो रेतीली मृदा होती है वो एरिड होती है, इसको एरिड बोलते हैं। तो ये पाई जाती है आपकी राजस्थान में। तो ये मृदा है। तो ये था हमारा मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो। अब हम इसके बाद में जो महत्वपूर्ण हमारे नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उन पर एक वीडियो, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और कुछ जो हिस्ट्री की बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कांग्रेस के कुछ सेशन हुए हैं, चाहे वो कलकत्ता में हुआ हो सितंबर 1920 ये, और दिसंबर 1920, सितंबर 1920 का हुआ कलकत्ता में, दिसंबर 1920 का नागपुर में, और उसके बाद में 1927 का मद्रास, उनके बारे में भी हम एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 3 वीडियो में हम पूरे मैप का सॉल्यूशन करेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क्स बन सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो के आपको लिंक मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।